मसीही का तमाम ये संबोध लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं शुभम शंकरधर। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले देखिए आप ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें, कौन से मुद्दे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी अनाज के स्टॉक से। अनाज के स्टॉक का लगातार घटना कितनी बड़ी चुनौती, कमजोर रुपए के बाद भी क्यों टूट रहे निर्यात, सेबी की रडार पर सोशल मीडिया के रायचंद, चीन में फिर लौटे लॉकडाउन, अमेरिका में नहीं थम रही महंगाई, अब आगे क्या, और रूस की धमकी से क्या गहराएगा अनाज संकट। रूस से फिर एक धमकी आई है, क्या वो धमकी है, क्या उसके असर होंगे, ये सब कुछ आज मनी सेंट्रल में हम समझेंगे। सरकार के गोदामों में अनाज का स्टॉक लगातार कम हो रहा है और इस वजह से गेहूं की कीमतों में तेजी बनी हुई है। शुक्रवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2567 रुपए प्रति क्विंटल की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अनाज के स्टॉक की बात करें तो 1 अक्टूबर तक केंद्रीय पूल में 432 लाख टन अनाज दर्ज किया गया, जो अक्टूबर की शुरुआत में 5 वर्षों का सबसे कम, यानी कि पिछले 5 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना कम स्टॉक अक्टूबर की शुरुआत में सरकार के भंडार में हो। इसमें गेहूं का स्टॉक तो 14 वर्ष के निचले स्तर तक 227 लाख टन तक खिसक गया है, जो रणनीतिक और ऑपरेशनल रिजर्व के लिए तय स्टॉक लिमिट से थोड़ा ही ज्यादा। नियमों के तहत 1 अक्टूबर तक सरकारी स्टॉक में रणनीतिक और ऑपरेशनल स्टॉक जो है जरूरत के लिए 205.2 लाख टन गेहूं इतना होना चाहिए, उससे थोड़ा ही ज्यादा बचा है। सर, सरकार के स्टॉक का गेहूं चावल का लगातार घटना आगे कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है? 3 बड़ी चीज़ें इस स्टॉक में गिरावट से आ रही हैं और हम लगातार मनी सेंट्रल में गेहूं और चावल और इसके स्टॉक्स पर आपको अपडेट कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भीतर क्या हो रहा है। पहली चीज़ तो ये कि हमने अभी कल उपभोक्ता महंगाई के खुदरा महंगाई के आंकड़े देखे और हमने आपको विस्तार से बताया कि अनाज की महंगाई क्यों आ रही, उसका सूत्र या उसकी वजह यहाँ छिपी हुई है। सरकार के अनाज भंडार में या सरकार का जो अनाज भंडार है वो भारत में मांग और आपूर्ति को संतुलित करने में बड़ी भूमिका निभाता है और उस स्टॉक में जो रिकॉर्ड गिरावट है उस गिरावट का असर हमें स्पष्ट रूप से भारत में अनाज की महंगाई पर दिखाई दे रहा है, जो दहाई के अंक में। थोक महंगाई के आंकड़े भी आ जाएं उसमें भी हमने अनाज और खाद्य महंगाई पर दबाव देखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी जब तक खरीफ की फसल की आवक शुरू नहीं होती है तब तक हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि जो बाद में दोबारा बारिश शुरू हुई है उसका असर खरीफ की फसलों की आवक पर कैसे पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में बाढ़ का रिस्क है, बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ का रिस्क है। धान प्रभावित कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाद में हुई बारिश ने खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है। वो नुकसान कितना है इसका आकलन अभी चल रहा है, लेकिन वो उससे होने वाले धान की और मोटे अनाजों की आपूर्ति बाजार में कितनी कम होगी उसका असर हमें अनाज भंडार पर दिखाई देगा। शुभम, सबसे बड़ी 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें इससे दिखाई दे रही। जिस तरह से अनाज भंडार में गिरावट दिख रही है और गेहूं की कीमत 2500 से ऊपर निकल चुकी है, इसके बाद रबी का एमएसपी तय करना सरकार के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि रबी के एमएसपी को या समर्थन मूल्य को जारी करने की जो तारीख है वो निकल चुकी है, कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार समर्थन मूल्य पर निर्णय नहीं ले पाई। 14 साल के न्यूनतम स्तर पर गेहूं के भंडार को भरने के लिए सरकार को रबी सीजन में गेहूं के एमएसपी में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी करनी होगी, जो कि पिछले सीजन का एमएसपी है उससे काफ़ी ज़्यादा होगी और उतनी बढ़ोतरी बाजार में परमानेंटली स्थायी तौर पर महंगाई की अंतर्धारणा बना देगी। यानी गेहूं की कीमतें लगातार ऊंची रहने की संभावना बाजार में बनती दिखाई देगी अगर सरकार बहुत ऊंचा एमएसपी घोषित करती है और बाजार में बेंचमार्क होता है आमतौर पर सरकार का समर्थन मूल्य। और अंतिम बात ये कि सरकार ने मुफ्त अनाज की स्कीम को दिसंबर तक के लिए बढ़ाया है। अभी जो अनाज भंडार की स्थिति है उस हिसाब से सरकार को इस स्कीम को दिसंबर के बाद चलाए रखने का कोई रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अनाज भंडार में जो रिकॉर्ड गिरावट है उसके लिए फिर सरकार को अनाज खरीदना पड़ेगा या आयात की नौबत आएगी। तो पूरी की पूरी खाद्य अर्थव्यवस्था के स्तर पर आप महंगाई की दृष्टि से देखें, बाजार में मांग आपूर्ति की दृष्टि से देखें और राशन प्रणाली को मिलने वाले मुफ्त अनाज के हिसाब से देखें, तीनों जगह से खाद्य अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव हमें इस समय दिखाई दे रहा है। और ऐसा कई सालों बाद हो रहा है जब हमने दोनों फसलों पर, भारत के दोनों फसल चक्रों पर, रबी की आवक के दौर पर भी और खरीफ की आवक के दौर पर भी भारत में खाद्य स्तर पर अनाज की इतनी ज़्यादा महंगाई देखी है।
दुनिया भर में फैली आर्थिक सुस्ती की वजह से भारत से निर्यात प्रभावित हो रहा है और महंगे आयात की वजह से इंपोर्ट का खर्च बढ़ गया है, जिस वजह से भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। जिन देशों को भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उन सभी को सितंबर के दौरान निर्यात में गिरावट आई है। अब जैसे आप अमेरिका की बात कीजिए, अमेरिका को सितंबर के दौरान एक्सपोर्ट करीब 11% घटा है। चीन को होने वाले निर्यात में तो 45% से ज्यादा की गिरावट आई है। बांग्लादेश, यूके और यूएई को भी होने वाला निर्यात सितंबर के दौरान गिरा है। यूएई के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है, लेकिन इसके बावजूद वहां एक्सपोर्ट कम हुए हैं। यूके के साथ देखें तो व्यापार समझौते पर बात चल रही है, लेकिन हाँ, अभी तक वहां कुछ चीजें तय नहीं हो पाई हैं। सर, निर्यात हमेशा माना जाता है तब बढ़ते हैं जब रुपया कमजोर होता है। हम तो रुपए के तूफान में खड़े हैं, रुपए के इतने कमजोर होने के बाद भी निर्यात क्यों टूट रहे हैं? यही बात जिसको हम बार बार अपने मनी सेंट्रल में चर्चा में कह रहे थे कि जब भी भारत में रुपए की गिरावट होती है और ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय मुद्रा अन्य मुद्राओं, प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में मजबूत है, तो उसे नापने का सिर्फ एक ही पैमाना है कि आप देखें कि क्या उन अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में भारत की निर्यात में बढ़ोतरी हो रही कि नहीं हो रही। और इस समय हम जो परिस्थिति देख रहे हैं वो बड़ी अजीब और पेचीदा परिस्थिति है। भारत का टूटता रुपया निर्यातकों के लिए सुनहरा अवसर है क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है, लेकिन उसके बाद भी जिस तिमाही से रुपए में गिरावट शुरू हुई उसकी अगली तिमाही से ही भारत में निर्यात में भी गिरावट शुरू हो गई। और हम जितने बड़े भारत के बाजार हैं, निर्यात के प्रमुख बाजार हैं, अमेरिका माने, मिडिल ईस्ट माने, यूरोप माने, चीन माने, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूके भी माने, इन सारे बाजारों को भारत के निर्यात में गिरावट आ रही है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो वजह पूरी दुनिया के बाजारों में डिमांड बहुत ज़्यादा और वहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई ज़्यादा है, इसलिए आयात वहाँ कम हो रहे हैं। हमने देखा भी कि WTO ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में अगले साल मंदी की ही नहीं घोषणा की, बल्कि व्यापार की विकास दर में भी तेज गिरावट की संभावना जाहिर की है। यानी अगले साल बाजार में निर्यात की मांग और कम होगी। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि जिन देशों के साथ भारत की प्रतिस्पर्धा इन बाजारों में है, जहां से भारत के निर्यात, जिन देशों के साथ जैसे भारत और बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धा है, भारत या चीन की प्रतिस्पर्धा जिन बाजारों को निर्यात करने में है, उनकी मुद्राएं भारत की तुलना में और ज़्यादा कमज़ोर हुई हैं और इसलिए उनके उत्पाद इस कमज़ोर मांग में भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक नज़र आ रहे हैं, जिसकी एक वजह हमें निर्यात की गिरावट के तौर पर दिखाई दे रही। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें निर्यात के आंकड़ों से मिलती भारत के प्रमुख बाजारों के अलावा, वो ये कि भारत के निर्यात का पूरा ढांचा भी बदल रहा है। शुभम, अब भारत के निर्यात जो लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं, वहाँ तेज़ी से घट रहे हैं, जबकि जो मैकेनाइज्ड और बड़े स्तर के संगठित क्षेत्र से होने वाले निर्यात हैं उनमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। हालांकि ढांचागत बदलाव पिछले 5-6 साल, 7 साल से शुरू हुआ है, क्योंकि भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में बड़ा हिस्सा लेकर आ गए हैं। टेक्सटाइल, लेदर, गारमेंट्स, यहाँ भारत, इनका हिस्सा धीमे धीमे भारतीय निर्यात में गिर रहा है। अब समय हो गया मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट महंगाई के एक और आंकड़े को करीब से खोल रही है, आपको बता रही है। जूतों की, कपड़ों की और इलेक्ट्रॉनिक्स की महंगाई भी तेजी से भड़की है। क्या छुपा है खाद्य महंगाई के इस घर में, देखिए इस मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। इस बार के त्योहार पर आप क्या खरीदने वाले हैं? जो भी खरीदेंगे वही महंगा लगेगा, चाहे टीवी, फ्रिज और एसी हो या कपड़े और जूते। सभी के लिए पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। मंगलवार को आए रिटेल महंगाई के आंकड़ों को 5 महीने के ऊपरी स्तर तक पहुंचाने में खाद्य वस्तुओं के अलावा इन्हीं कपड़ों और जूतों का बड़ा हाथ है। सितंबर के दौरान रिटेल महंगाई तो 7.41% पर है, लेकिन जूतों की महंगाई 12% के ऊपर रही। यानी पिछले साल जूते के जिस जोड़े को खरीदने के लिए 1000 रुपए लग रहे थे, उसके लिए इस बार 1120 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। कपड़ों की महंगाई भी 10% के करीब पहुंच चुकी है। कपड़ों और जूतों के अलावा मसाले, सब्जियों और अनाज ने रिटेल महंगाई को बढ़ाने में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है और इस बार के त्योहार में इन सभी का खर्च जेब पर भारी पड़ेगा। टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में तो जेब खाली हो सकती है। ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट कहती है कि इस तरह का सारा सामान पिछले 1.5 साल में 13 से 18% तक महंगा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि 1.5 साल पहले जो वॉशिंग मशीन 20,000 रुपए में आ रही थी, उसके लिए 25,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं और 40,000 रुपए के एयर कंडीशनर के लिए 45,000 रुपए से ज्यादा लग रहे हैं। साल भर में कपड़ों और जूतों से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल को बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल महंगा हुआ है।
महंगे कपास की वजह से कपड़ों की महंगाई बढ़ी है और सिंथेटिक महंगा होने से जूते महंगे हुए हैं। मेटल्स और प्लास्टिक की महंगाई ने फ्रिज, टीवी तथा वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों के दाम बढ़ाए हैं। ऊपर से रुपए की कमजोरी ने आयातित सामान को और महंगा कर दिया है और इस बढ़ी हुई लागत की वजह से कंपनियां अपने उत्पाद महंगे कर रही हैं। रही बात अनाज और सब्जियों की, तो कम उत्पादन और बेमौसम बरसात ने उनको महंगा कर दिया है और यही महंगाई इस त्योहार पर ग्राहकों की जेब खाली करने वाली है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी इकरा ने कहा है कि देश के 13 राज्यों में पूंजीगत खर्च के लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 7.4 लाख करोड़ रुपए की गुंजाइश है। पूंजीगत व्यय आपको बता दें, जितने भी सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल बनते हैं सरकार के खर्चे पर, ये पूंजीगत व्यय में आते हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 81% होगा। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान उन 13 राज्यों में 4.1 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च हुआ है। इकरा ने जिन 13 राज्यों के विश्लेषण का ये रिपोर्ट दी है, उनका देश की जीडीपी में 85% का योगदान है और गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे सभी बड़े राज्य इनमें शामिल हैं। इन सभी राज्यों के बजट अनुमान में पूंजीगत खर्च के लिए इस साल 5.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित हैं, यानी कि जो खर्च करने की गुंजाइश है वो आवंटित बजट से भी ज़्यादा है। सर, खर्च करने की गुंजाइश है, सरकार के बजट है, फिर सरकार खर्च कर क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं ये पूंजीगत व्यय हो पा रहे हैं राज्यों में? जितना भी पूंजीगत व्यय राज्य सरकारों को करना है, जो इकरा की रिपोर्ट हमें बताती है और जो आपने इसमें सुना, उसमें अधिकांश व्यय राज्य सरकारों को कर्ज लेकर करना है। यानी उनकी जो जिस स्पेस का जिक्र इकरा ने किया है, वो स्पेस ये है कि राज्य सरकारों को कोविड के दौरान उन्हें अपने राजकोषीय घाटे बढ़ाने की छूट दी गई थी। केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे को लेकर बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो FRBM एक्ट है, वो कुछ नियम तय करता है और विशेष परिस्थितियों में राज्य और केंद्र सरकार को अपने घाटे का लक्ष्य और कर्ज का लक्ष्य बढ़ाने की छूट दी जाती। और उस छूट के तहत राज्य सरकारों के पास 3.5% की ऑफ देयर फिस्कल डेफिसिट का, उनके राजकोषीय घाटे का 3.5% के बराबर का कर्ज लेने की छूट उपलब्ध है। लेकिन इसकी दो वजह हैं कि हमें भारत में ये सारे 18 प्रमुख राज्य हैं, अगर ये राज्य खर्च करना शुरू कर दें तो भारत में मंदी से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा दो वजह से नहीं हो पा रहा। पहली वजह तो ये कि भारत में अर्थव्यवस्था में इतने ज़्यादा खर्च को एब्जॉर्ब करने की और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट लागू करने की क्षमताएं भी कम है। भारत में हम हमेशा देखते हैं कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के पास खर्च आवंटित होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सारा खर्च कर्ज के जरिए होना है और जब तक राज्य सरकारों के अपने प्रोफाइल्स, डेट के प्रोफाइल्स अच्छे नहीं होंगे, उनके कर्ज की परिस्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक इन्हें वो कर्ज बाजार से लेने में हमेशा मुश्किल आएगी। और इसलिए सरकारी खर्च के जरिए मंदी से लड़ने की जो कोशिश है उस पर हमें असर दिख रहा है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों के पास, खासतौर से राज्य सरकारों के पास, इस बात का स्कोप मौजूद है कि वो चाहे तो बाजार में मांग के लिए अपना योगदान कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग टिप्स देने वालों पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी अपनी निगरानी बढ़ा सकता है। वित्त वर्ष 21-22 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सेबी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग सलाह की निगरानी के लिए रेगुलेटर टेक्नोलॉजी की मदद ले रहा है और भविष्य में इसके लिए तकनीक और मजबूत की जाएगी। 21-22 के दौरान सेबी ने 3 मामले पकड़े थे, जिनमें सोशल मीडिया के जरिए फर्जी ट्रेडिंग सलाह फैलाई जा रही थी, दी जा रही थी, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान भी होता है। सर, सेबी मॉनिटरिंग कैसे करेगा? आप वो सब लोग जो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोज़ अगर ऐसी सलाहें सुनते हैं कि स्टॉक को तत्काल खरीद लीजिए और ये मल्टी बैगर है और इसमें करोड़ों का मुनाफा होगा या ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगा, सब बहुत सतर्क होकर सुनिए। और सेबी की सलाह ये है कि उस पर विश्वास मत करिए। सेबी अब केवल सलाह ही नहीं दे रहा है, सेबी ने इन सारे रायचंदों पर, इस तरीके की सिफारिशें करने वाली सारी व्यवस्था पर तकनीकी तौर पर और कानूनी तौर पर काम शुरू किया है। सेबी ने डेटा एनालिसिस की टेक्नोलॉजी से ली हैं, जो बल्क में डिजिटल डेटा जो वेब पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और तमाम अलग अलग सोर्सेज में उपलब्ध है, उसका विश्लेषण कर रहा है और उसके आधार पर यह समझने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ कौन सा व्यक्ति स्टॉक्स में मैनिपुलेशन के लिए
इन सारी सूचनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। भारत में चूंकि फाइनेंशियल लिटरेसी या आर्थिक मामलों में जानकारी सीमित है और उसके अलावा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, तो सेबी ने ये फैसला अब तकनीकी तौर पर जांच के आधार पर लिया है और उसे लगातार इस मामले में कार्रवाई भी की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेबी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की मदद से, जो TRAI जो भारत में रेगुलेटर है टेलीकॉम सेक्टर की, उसकी मदद से एक आदेश भी जारी किया है कि अब SMS की से स्टॉक की एडवाइजरीज केवल वही दे सकेंगे जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज होंगे। जो सेबी के पास रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वही स्टॉक की SMS की एडवाइजरी दे सकेंगे। टेलीमार्केटर्स के जरिए कोई भी आपको स्टॉक्स SMS पर या सोशल मीडिया ऐप्स पर स्टॉक की सूचना या स्टॉक की सिफारिश नहीं दे सकेगा। बल्क SMS करने की, थोक में SMS भेजकर स्टॉक्स के रेट बढ़ाने की और बढ़ाने की और दखल करने की कोशिशों पर भी सेबी सख्ती कर रहा है। सेबी ने यह भी कहा है कि सरकार, स्पष्ट रूप से सेबी ने अपने ये कहा है कि सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए स्टॉक्स खरीद को लेकर जिस तरीके का विस्तार हो रहा है और चर्चाएं हो रही हैं, वो इन निवेश की संस्कृति के लिए और निवेशकों के पैसे के लिए, निवेशकों की बचत के लिए अच्छा नहीं है। तो एक बार फिर से भी इसे लगातार स्थापित कर रहा है कि आप शेयर खरीदने के फैसले अपनी समझ के से और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से करें, सोशल मीडिया की सिफारिशों पर नहीं। और अगर आप इस पर विस्तार से कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो बीते हफ्ते का जागते रहो देखिए, उसमें आपको ये बताया गया है कि इनसे तो सलाह नहीं लेनी है। ये तो अब सेबी भी बता रहा है, पहले हमने भी बताया आपको। लेकिन फिर सलाह लेनी किससे है? सलाह कौन दे सकता है? कौन अधिकृत है? कौन से लाइसेंसेज उस पर होना जरूरी है? कौन से माध्यम ऐसे हैं जिनकी सलाह पर आप भरोसा कर सकते हैं? ये सब कुछ आपको जागते रहो के शो में मिलेगा। टाइटल कुछ ऐसा है, कहीं ऐसे किसी ग्रुप के आप तो सदस्य नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ऐसी सूचनाएं प्रचारित की जाती हैं। तो इससे आप सतर्क कैसे रह सकते हैं, उसके लिए आप जागते रहो का ये पूरा एपिसोड देख सकते हैं। अब चलिए यहां से सीधे चीन। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में कोरोना की चुनौती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना को काबू करने के लिए चीन में एक बार फिर से लॉकडाउन लगना शुरू हो गए हैं। कई बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते मामले देख लॉकडाउन लगाए गए हैं। बुधवार को चीन में कोरोना के 1400 से अधिक मामले दर्ज किए गए और जीरो कोविड नीति के तहत चीन की सरकार ने प्रतिबंध कड़े कर दिए। चीन में नए सिरे से लगे लॉकडाउन की वजह से वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होने की आशंका है और इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि चीन में बनने वाले प्रोडक्ट्स दुनिया भर में सप्लाई होते हैं। सर, मंदी पहले से आ रही है, सब बार बार कह रहे हैं। मंदी की खबरों के बीचों बीच लॉकडाउन फिर से लगना चीन जैसे देश में कितनी खराब खबर है? चीन के लॉकडाउन को लेकर तरह तरीके की चर्चाएं हैं। पूरी दुनिया में अब लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं। चीन जो आमतौर पर दुनिया के बाकी देशों की तुलना में कोविड के बहुत मारक असर से प्रभावित होने वाला देश नहीं था। जितना असर हमने यूरोप अमेरिका में कोविड का असर देखा या भारत पर देखा, उसकी तुलना में चीन में कोविड का उतना ज़्यादा असर नहीं था। लेकिन अब पूरी दुनिया में दो तरह से चीन के इन लॉकडाउन्स को देखा जा रहा है। पहले तो ये कि जो चीन की स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी है, उसे लेकर चीन और दुनिया में काफ़ी लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि चीन बहुत सख्त जीरो कोविड पॉलिसी से अपने अलग अलग शहरों को बंद कर रहा है और उसका असर उत्पादन पर और बाकी चीज़ों पर पड़ रहा है। दूसरी बात, वहाँ राजनीतिक रूप से जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनसे जोड़कर भी से देखा जा रहा है। लेकिन शंघाई का लॉकडाउन फिर हमें वापस उसी स्थिति की तरफ ले जा रहा है जिससे अभी हम बहुत मुश्किल से निकले हैं। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स में थोड़ी बहुत सप्लाई आना शुरू हुई थी। चीन दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया की सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और वहाँ से लॉकडाउन के कारण सामानों की आपूर्ति में आने वाले समय में और भी ज़्यादा कमी होने का रिस्क है। हालांकि अभी चीन से बाहर कोविड के विस्तार के, चीन से कोविड से के मामले बाहर जाने की संभावना के संकेत या की सूचनाएं नहीं मिली हैं, लेकिन लगातार चीन के शहरों में एक के बाद दूसरे शहर में लॉकडाउन केवल चीन की अर्थव्यवस्था को ही नहीं प्रभावित कर रहा है, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और इसीलिए हम दुनिया में मंदी के बीच चीन की मांग गिरने के कारण बहुत सारे और दूसरे बाजारों पर में भी मांग गिरने की और आय में कमी की संभावनाएं देख रहे हैं। दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। गुरुवार को अमेरिका में जारी हुए रिटेल महंगाई के आंकड़ों में सितंबर के दौरान महंगाई की दर 8.2% दर्ज की गई। महंगाई दर में हुई इस बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में ब्याज दरें और तेजी से बढ़ेंगी, ऐसी आशंकाएं गहरा गईं। चीन में भी महंगाई दर पिछले 2 वर्षों के दौरान सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। सितंबर के दौरान चीन में रिटेल महंगाई 2.8% दर्ज की गई। भारत में रिटेल महंगाई 5 महीने के ऊपरी स्तर पर है। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आज यानी शुक्रवार को
थोक महंगाई के आंकड़े जरूर जारी हुए हैं, जहां पर राहत देखने को मिल रही है। सितंबर के दौरान भारत में थोक महंगाई घटकर 10.7% रह गई है। अगस्त में ये 12.41% पर थी। सर, पहला सवाल अमेरिका की महंगाई पर। फेड ब्याज दरें बढ़ा रहा है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आगे क्या रणनीति होगी, कितनी ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं? शुभम, अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आए वो फिर उसी दुविधा को और उस चिंता को बढ़ा रहे हैं। जैसा हमने अपने एक मनी सेंट्रल के एपिसोड में चर्चा की थी कि अमेरिका चाह कर भी न तो मंदी बुला पा रहा है, ना मांग कम कर पा रहा है और ना महंगाई पर नियंत्रण कर पा रहा है। हमने सबसे तेज और आक्रामक बढ़ोतरी देखी है पिछले दिनों में अमेरिका में ब्याज दर में, लेकिन उसका असर अमेरिका में महंगाई पर नहीं दिखाई दे रहा है। महंगाई की दर रिकॉर्ड पर, और खासतौर पर जो अमेरिका में पॉलिसी मेकर्स को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण महंगाई, जिसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, जो भारत में भी है, यानी वो महंगाई जिसमें कि आप ईंधन की कीमतों को और फूड की कीमतों को बाहर कर देते, वो 40 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। और वो 40 साल का सर्वोच्च स्तर ये बता रहा है कि अमेरिका के स्ट्रक्चर में, ढांचे में, उद्योग में, फैक्ट्रीज में जो महंगाई बैठी हुई है वो निकल नहीं रही, और उस महंगाई को मदद मिल रही है डिमांड से। हमने इस पर चर्चा की थी कि अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया है, जीडीपी का डेटा आया, वो भी इसे सपोर्ट कर रहा है कि ना तो डिमांड कम हो रही है और डिमांड नहीं कम हो रही है, इसलिए महंगाई में भी कमी नहीं आ रही। अब यहाँ से एक और बड़ी और काफ़ी सख्त ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही। यह माना जा रहा है कि करीब करीब 142 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी आने वाले कुछ बैठकों में, फेड अलग अलग बैठकों में कर सकता है। और अब जबकि हमारे पास महंगाई का आंकड़ा भी मौजूद है और अमेरिका में जीडीपी का आंकड़ा भी मौजूद है, तो स्पष्ट है कि ये जंग अब लंबी चलेगी। और शायद जो बात फेड की को इस बात की संभावना थी कि अगले साल मार्च अप्रैल तक अमेरिका में महंगाई नियंत्रित हो जाएगी और उसके बाद ब्याज दरों को रोका जाएगा और फिर कमी का दौर शुरू होगा, ये थोड़ा और ज़्यादा लंबा खिंच सकता है। भारत के लिए ये अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में मांग में कमी आई, डॉलर इंडेक्स में मजबूती, और वही सारी परिस्थितियां जो हम पिछले 6-7 महीने से देख रहे हैं, वो परिस्थितियां और ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही। दुनिया के शेयर बाजार भी इस सच को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व भी महंगाई को रोकने में फिलहाल अभी कामयाब साबित नहीं हो रहा है। सर, भारत में जो थोक महंगाई में कुछ नरमी दिखी है, कि आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में रिटेल महंगाई पर इसका असर देखेगा, वहाँ भी कुछ नरमी दिखेगी? भारत में थोक महंगाई के आंकड़े में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। एक तो ये कि भारत में थोक महंगाई के इस आंकड़े में बेस इफेक्ट का एक बड़ा असर था और उस बेस इफेक्ट के कारण भी भारत में थोक महंगाई की दर नीचे आई। 2% की कमी है, लेकिन पहली चीज़ तो ये कि भारत में थोक महंगाई डबल डिजिट में बनी हुई है, लेकिन अगर आप गिरावट की दृष्टि से देखें तो 18 महीने के में सबसे निचले स्तर पर है, पिछले साल मार्च के हिसाब से अगर आप इसका हिसाब लगाएं। लेकिन जो गिरावट हमें भी दिखाई पड़ी तात्कालिक तौर पर, वो बेसिक मेटल्स, केमिकल और टेक्सटाइल जैसे प्रोजेक्ट में दिखाई दी। बट ज़्यादातर जगह माना जा रहा है कि ये आंकड़ा, जो हम भीतर से आंकड़े को समझने की कोशिश करें तो ये अस्थायी साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो कच्चे तेल की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। $90-95 पर बैरल पर भारत की बास्केट बनी हुई वहीं मौजूद है, उसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आई जिस वजह से हमें लगे कि थोक महंगाई में कमी आ रही। दूसरी चीज़ ये कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस में भी कोई बहुत बड़ा करेक्शन हमें दुनिया के बाज़ारों में नहीं दिखा, कमोडिटी के प्राइसेस भी आगे बढ़ने की तरफ हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि ओवरऑल बाजार में त्यौहार के बाद इन्फ्लेशन का प्रेशर और ज़्यादा आगे आने की संभावना है। आमतौर पर लैग इफेक्ट के साथ, एक अंतर के साथ महंगाई के आंकड़े हमारे सामने आते हैं। हमें इस महंगाई के आंकड़े में प्राइमरी और प्रोसेस्ड दोनों तरीके के फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में गिरावट दिखाई दी, लेकिन इसी के बराबर हमारे सामने जब खुदरा महंगाई का आंकड़ा आता है तो उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई देती। और ये जो डाइवर्जेंस है या जो फ़र्क है थोक महंगाई में और खुदरा महंगाई में, ये पिछले 1-1.5 साल से लगातार बना हुआ है। तो इस आंकड़े के बाद जब अगले महीने हमारे पास थोक महंगाई का WPI का आंकड़ा आएगा तो हमें समझ पाएंगे कि क्या सही में वास्तव में कहीं कीमतों में कमी आ रही है या दिखाई दे रही है, और फिर उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि उसका असर हमारी जेब तक आएगा कि नहीं। क्रूड ऑयल उत्पादन घटाने को लेकर ओपेक प्लस देशों की घोषणा के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से उत्पादन कटौती लागू करने के फैसले को 1 महीने टालने की मांग है। उत्पादन कटौती की घोषणा को लेकर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा था कि इस फैसले का असर उसके और सऊदी अरब के रिश्तों पर पड़ेगा। उधर रूस की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि दुनिया के जो देश उसके तेल भाव को कैपिंग लगाने का प्रस्ताव शामिल होंगे, उस प्रस्ताव में शामिल होंगे या उसका पक्ष लेंगे, उनको रूस की तरफ से कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी, नहीं की जाएगी। इस बीच कच्चे तेल का भाव देखें तो ब्रेंट क्रूड फिर से $95 के करीब पहुंच गया और WTI क्रूड 89 के करीब बना हुआ है, वहां पर ट्रेड कर रहा है। सर,
अमेरिका ऐसा दबाव क्यों डाल रहा है कि 1 महीने के लिए कटौती टल जाए? जैसे 1 महीने बाद हो, नहीं वैसे आज हो जाए। सऊदी और अमेरिका के बीच रिश्ते काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और ये घटनाक्रम जिसको हमने आज रिपोर्ट किया, ये घटनाक्रम उन्हीं खराब रिश्तों का प्रमाण है। इसे आप कल जिस पर हमने चर्चा की थी कि सऊदी और ख़ासतौर से ओपेक देशों पर नियंत्रण के लिए अमेरिका एक तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब ने यह कहा, सऊदी अरब की तरफ से आरोप लगाया गया कि अमेरिका ओपेक के कुछ देशों को इस बात के लिए बाध्य कर रहा है कि वो अपने उत्पादन में कटौती तत्काल लागू ना करें, यानी बाजार में सप्लाई और आपूर्ति बनी रहे जिससे कि कीमतों में बहुत तेज तुरंत बढ़ोतरी ना हो। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच के रिश्ते, खासतौर से एनर्जी के क्षेत्र में रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और इससे इस बात की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि अमेरिकी प्रशासन को आने वाले समय में कुछ ऐसे कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ सकता है जिन कदमों का असर सऊदी अरब और ओपेक के कारोबारी हितों पर दिखाई देगा। तेल बाजार में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदली नहीं हैं। ये माना जा रहा है कि अभी फ़िलहाल मांग कम है पूरी दुनिया के बाज़ारों में जिसके कारण तेल की कीमतों पर दबाव है, लेकिन जो ओपेक का प्रोडक्शन कट है वो जैसे ही अगले 15 दिन में 20 दिन में बाज़ार में सक्रिय रूप से सामने आएगा, जिसकी आशंका अमेरिका ने जाहिर की है और सऊदी अरब ने जिसको रिफ्यूट किया, जिस पर सवाल उठाया है, तो ये माना जा रहा है कि जो ओपेक का कट जब असर में आएगा तो बाज़ार में अब अगले 1 महीने के भीतर, अगले 1 महीने से 15 दिन के भीतर कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आएगी और कमी आएगी इसीलिए कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ। अब ये दिलचस्प खींचतान है, डिमांड कितनी कम होगी और सप्लाई कितनी कम होगी, इसे ओपेक बहुत चतुरता के साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ओपेक देशों ने डिमांड में कमी की संभावना का भी आकलन जारी कर दिया है। अभी फ़िलहाल कीमतें $90 से नीचे जाती हुई नहीं दिख रही हैं, उसे वहां रोकने की पूरी कोशिश चल रही है। सर, G7 देश जो कैपिंग की तैयारी कर रहे थे, वो बात कहां तक पहुंची? वो बात, उसमें एक बड़ा घटनाक्रम जो हाल फिलहाल में दिखाई दिया। 5 दिसंबर की तारीख तय की गई है शुभम, जिसमें जहां के बाद रूस के तेल के ऊपर कैपिंग लगाई जाएगी, यानी रूस के तेल की एक कीमत तय की जाएगी जिस कीमत से नीचे उसे तेल बेचना पड़ेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने दुनिया के तेल बाजार को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात के संकेत दिए कि चूंकि 5 दिसंबर के बाद कैपिंग आनी है तो इसलिए यूरोप की कंपनियां जो तेल सप्लाई करती हैं या क्रूड सप्लाई करती हैं, उन्होंने एडवांस में रूस से सौदे करने शुरू कर दिए हैं, विंटर्स की तैयारी के कारण भी और वैसे भी कैपिंग आने के बाद भी। और ऐसा माना जा रहा है कि रूस उन्हें क्रूड के का जो बेंचमार्क प्राइस है उससे कम 25 से $20 पर बैरल नीचे तेल सप्लाई कर रहा है। जो यूराल ग्रेड का क्रूड है, जिस यूराल ग्रेड का क्रूड जो रशिया का क्रूड माना जाता है और जो बिकता है, वो करीब ब्रेंट फ्यूचर से $17 डिस्काउंट पर 75 के आसपास बिक रहा है। जो अभी सौदे हुए हैं वो सौदे ब्रेंट से नीचे $75 पर हुए हैं। बीच में डिस्काउंट $30 पर बैरल के आसपास भी था। इससे यह संकेत लगाया जा रहा है कि रूस भी भीतरी तौर पर इस बात की तैयारी कर रहा है कि जब 5 दिसंबर से कैपिंग आएगी तब कीमतें कम करनी होंगी और इसलिए उसने पहले से ही उन कीमतों पर सौदे करने शुरू कर दिए। हालांकि अभी अधिकृत रूप से यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच कैपिंग को लेकर पूरी समग्र सहमति नहीं बनी है, पर अमेरिका और कई प्रमुख देश इस दिशा में बढ़ रहे हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में इस पर फैसला होगा कि रूस पर कैपिंग कब और कैसे लागू की जाएगी। सर, भारत के संदर्भ में एक सवाल और ज़रूरी है। आज कुछ ऐसी खबरें छपी हैं कि इंडस्ट्री ने ये दबाव बनाया, सरकार से ये कहा है, अपील की है कि आप कैपिंग अगर आती है रूस के तेल पर तो उसमें शामिल ना हो। दुविधा क्यों है इसको लेकर? दुविधा क्या, भारत के उद्योगों को इससे सबसे ज़्यादा, खासतौर से तेल कंपनियों को सबसे बड़ा फायदा रूस के सस्ते कच्चे तेल से हो रहा है। भारत डिप्लोमेटिकली रूस के का सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर जो स्टैंड ले रहा है उसका असर में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नहीं दिखाई दिया है। जो भी सस्ता कच्चा तेल आयात भी हुआ है उससे भारत में कीमतें कम नहीं हुई। पर उद्योग इस बात पर दबाव बना रहे हैं, खासतौर से प्रमुख रिफाइनिंग कंपनियां इस बात पर जरूर दबाव बना रही हैं क्योंकि उन्हें सस्ता कच्चा तेल चाहिए और उन्हें उसके मार्जिन के फायदे मिल रहे हैं। मान लीजिए हमें मान लें कि $75 के आसपास अभी यूरोप में डील हो रही है और क्रूड $95 पर है। इसी रेट पर अगर भारत की कंपनियां आयात करके अपने यहाँ प्रोडक्ट रिफाइन करके उसे बेच रही हैं और यूरोप के बाजार को अभी से लेकर अगले कुछ सालों तक पेट्रोल उत्पादों की ज़रूरत होगी, तो कंपनियों का इस बात पर दबाव है कि भारत डिप्लोमेटिक स्टैंड लेकर रूस के कच्चे तेल की रूस पर कैपिंग लगाने की जो
की जो मुहिम है उसमें शामिल ना हो। रूस ने भी कहा है कि जो लोग कैपिंग की मुहिम का समर्थन करेंगे उन्हें हम तेल नहीं बेचेंगे। इसमें प्रमुख रूप से भारत और चीन जैसे देश हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी दुविधा है। सरकार अधिकृत रूप से तो ये कह चुकी है कि वो जहाँ से चाहेगी तेल खरीदेगी, पर इसमें एक महत्वपूर्ण समस्या ये है कि कैपिंग आने के बाद भारत के या दुनिया के रिफाइनर्स को तेल कैसे मिलेगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो भी तेल सप्लाई जो शिपिंग कंपनियां करती हैं उसमें से अधिकांश कंपनियां, करीब करीब 50% के आसपास कंपनियां ऐसी हैं जो यूरोप की हैं, और उन कंपनियों को यूरोपियन एजेंसी से इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है, फिनांसिंग फैसिलिटी मिलती है। कैपिंग में जो नियम आने वाला वो नियम ये है कि यदि कैपिंग लगेगी तो फिर इन कंपनियों को उस सीमा से अधिक कीमत पर तेल के सौदे नहीं करने होंगे। तो वो तेल की आपूर्ति कैसे होगी अगर भारत इस कैपिंग की मुहिम से अलग भी रहता है और उसे समर्थन नहीं भी देता है, तब भी क्या वो तेल की आपूर्ति हो पाएगी, ये एक सवाल रहेगा। दूसरी तरफ रूस ने एक धमकी और दी है। क्या धमकी दी है? उसने ये कहा है कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन से अनाज की सप्लाई के लिए जो डील हुई थी वह इससे पीछे हट सकता है। रूस अगर इस डील से पीछे हटता है तो ब्लैक सी के रास्ते दुनिया भर में पहुंचने वाले अनाज की सप्लाई रुक जाएगी। सर, सबसे पहली बात तो जिस डील से पीछे हटने की बात चल रही है, ये डील क्या थी? शुभ मिसाल, जुलाई में एक समझौता हुआ था। हमें याद होगा कि मार्च अप्रैल में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पूरी दुनिया में अचानक खाद्य संकट का ऐलान हुआ था। गेहूं की, चावल की, कॉर्न की और फर्टिलाइज़र रॉ मटेरियल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी और उसके सबसे ज़्यादा असर पड़ा था अरब के और अफ्रीका के देशों पर। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने और टर्की ने मिलकर रूस को इस बात के लिए तैयार किया था कि वो यूक्रेन के बंदरगाहों से कुछ जरूरी अनाज का निर्यात शुरू होने दे। वहाँ उससे उस समय तक ब्लैक सी के आसपास यूक्रेन के बंदरगाहों पर युद्ध चल रहा था, बमबारी चल रही थी, लेकिन इस पर बहुत मुश्किल से रूस तैयार हुआ था और रूस को उसके बदले कुछ रिलैक्सेशंस भी मिले थे। और ये था कि रशिया को जो फर्टिलाइज़र और रूस का एक्सपोर्ट है उसके बदले भुगतान में सुविधा होगी या संतुलन मिलेगा। अब जो चर्चा रॉयटर्स की एक स्पेशल स्टोरी है जिसमें ये रशियन एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशंस में ये कहा है, जिनका नाम गेनादी गैतिलोव है, उन्होंने कहा है कि रूस से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया और इसलिए ये संधि अब खतरे में पड़ रही है। सर, इस डील का कितना बड़ा असर होगा अगर मान लीजिए डील टूट जाती है, रूस पीछे हट जाता है? क्या असर दिखेगा? और फिर हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जो स्थिति हमने जुलाई से पहले देखी थी। अब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस समय अनाज की कीमतों में हालांकि गिरावट हमने देखी थी, वो गिरावट उस समय की स्थिति में से की तुलना में कम थी, लेकिन अभी भी जो अगर FAO का जो यूनाइटेड नेशंस का फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंडेक्स माने तो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर की कीमतें पिछले साल से दोगुने स्तर पर हैं। गेहूँ की कीमतों में थोड़ी गिरावट दिखाई दी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूँ की कीमतें अभी भी काफ़ी ऊंची बनी हुई हैं। और अगर रूस वापस इस संधि से बाहर निकल जाता है तो फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनाज की कीमतों में एक बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी, जिसके आसार हमें बनते दिखाई दे रहे हैं। इधर इस फसल के सीजन से पहले ही दुनिया के कई सारे देशों में अनाज के भंडार स्टॉक्स कम हो चुके हैं। जैसे भारत की परिस्थिति पर हमने आज ही चर्चा की, जहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। यही स्थिति दुनिया के कुछ अन्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हैं, बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है। तो दुनिया की फूड इकोनॉमी के लिए प्राकृतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी परिस्थितियाँ इस समय अच्छी नहीं है। उस स्थिति में अगर ये संधि से रूस वापस निकलता और ये संधि खत्म हो जाती है तो फिर इसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की और चावल की और अनाजों की कीमतों पर दिखाई देगा। हालांकि अभी बातचीत जारी है, शायद रूस को इस बात के लिए मना लिया जाएगा क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनलों से इसकी कोशिश की जा रही है। और मानी जाए पुतिन तभी ठीक है, वरना महंगाई तो वैसे ही पूरी दुनिया में बड़ी चुनौती बनी हुई है और उसमें अगर ये अनाज की कीमतें बढ़ गई तो ये भारत समेत सारी दुनिया के जितने देश हैं उनकी समस्या को बढ़ा देगी। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अब आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को शाम 7 बजे और उससे पहले आऊँगा इकोनॉमिकम लेकर अंशुमान जी के साथ 11:15 बजे। सर, इस बार इकोनॉमिकम में हम क्या बताने वाले हैं? इस बार का इकोनॉमिकम मनी9 के मोबाइल ऐप पर आपको उपलब्ध होगा और इस बार के इकोनॉमिकम का वो विषय सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपने आसपास हमेशा चर्चा कर रहे हैं, वो ये
कि इस युद्ध से किसे क्या हासिल हुआ। हमें नहीं पता कि पुतिन इस युद्ध से कितना जीते, यूक्रेन को इस युद्ध से क्या मिला, पर पूरी दुनिया में युद्ध का एक बड़ा नतीजा आ गया है। और हम आंकड़ों और तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि इस युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को कहाँ कितनी चोट पहुँचाई और वो चोट आपकी जेब तक कैसे आई है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में होने वाला युद्ध, और ये पहला युद्ध था जो लिबरलाइजेशन के बाद इस स्तर पर किसी ऐसी अर्थव्यवस्था से निकला जिसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में था। कहाँ किस पर कितना असर हुआ, आपके गैस के बिल से लेकर अनाज के बिल तक, पुतिन का युद्ध या पुतिन का यूक्रेन पर हमला दुनिया पर कितना भारी पड़ा है, इसका पहला हिसाब किताब, इसका पहला रिपोर्ट कार्ड हम आपको इकोनॉमिकम में पेश करेंगे। चलिए, तो इस बार के इकोनॉमिकम में जानेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध बीच का रिपोर्ट कार्ड क्या है। अगर ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, इसका नतीजा क्या होगा, ये तो आपको नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तय हो गई हैं तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, और वो रिपोर्ट कार्ड क्या है वो इस बार आप इकोनॉमिकम में 11:15 बजे मनी 9 के मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। का तमाम ये संबोधि